एक बार हम फिर वापस लौटे अपने पुराने सेगमेंट द वीकली शो के साथ, जहां हम बात करते हैं हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों को लेकर, जिसमें ड्रामा भी होता है, राजनीति भी होती है और नफरत का बढ़ता प्रकोप भी होता है, जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे वायरल न्यूज रही ये डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट। दो बेहद इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच गॉड मौजूद है या नहीं, इस पॉइंट पर तगड़ी डिबेट होती है, जहां जावेद साहब जो खुद को एथिस्ट कहते हैं, यानी वो गॉड के होने पर यकीन नहीं रखते, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, इस पॉइंट पर वो बात कर रहे थे। तो वहीं मुफ्ती शमाइल साहब गॉड मौजूद है, वो इस कायनात का मालिक है और वही इसे चला रहा है, इस बात को साबित कर रहे थे। करीब 2 घंटे तक ये डिबेट चलती है, जिसमें दोनों अपने अपने आर्गुमेंट के जरिए अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पूरी 2 घंटे की डिबेट देखी है, जिसमें एक चीज क्लियर कह सकता हूं, मुफ्ती शमाइल साहब शुरू से लेकर आखिर तक अपने आर्गुमेंट में स्ट्रांग दिखाई दिए। जैसे कि ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई बिल्कुल, मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? जबकि जावेद अख्तर साहब इमोशनली खेल रहे थे, बार बार रिलीजन और रिलीजियस बुक को टारगेट करते हुए अपने पॉइंट्स रख रहे थे, जिसपे मुफ्ती शमाइल साहब का ये जवाब खूब वायरल होता है। अभी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। इसके अलावा जावेद साहब का पूरा फोकस इस बात पर था कि अगर गॉड है तो जमीन पर जुल्म क्यों है, अगर गॉड है तो गाजा में क्यों नहीं आया, जहां 45,000 बच्चे मार दिए गए, अफ्रीका जहां बीमारी की वजह से बच्चे मर रहे हैं, रेप क्यों होते हैं, अगर ये यूनिवर्स गॉड का बनाया हुआ है तो यहाँ इतना जुल्म क्यों है। इस पे मुफ्ती साहब का ये जवाब जबरदस्त चलता है। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। इसके अलावा कुछ वर्ड जो जावेद साहब को कुछ ज्यादा ही परेशान करके, जैसे मेटाफिजिकल और एक सबसे ज्यादा वायरल वर्ड कॉन्टिंजेंट। ईमानदारी से बात करूंगा, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो जरा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप जरा सिंपल जबान में सवाल कर सकते हैं। अब इस पूरी डिबेट को देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, अलग अलग कंक्लूजन निकल सकते हैं और निकाले भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पे शायद आपका ध्यान ना गया हो। पहला पॉइंट, जावेद अख्तर जो खुद को एथिस्ट कहते हैं, उनके हिसाब से कोई गॉड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा ग्रुप जिनका पूरा कैरियर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही धर्म के इर्द गिर्द घूमती है, वो सब जावेद साहब के सपोर्ट में उतर आते हैं। उन्हें लग रहा है कि जावेद साहब ने मुस्लिम उलमा को पटकनी दे दी है और अल्लाह मौजूद नहीं है, इसे प्रूव कर दिया है। अरे अंधभक्तों, जावेद अख्तर गॉड मौजूद नहीं है यही नहीं मानते हैं, फिर मुस्लिम जिसे अल्लाह कहते हैं और तुम भगवान, जावेद अख्तर उस पर यकीन ही नहीं रखते। यहाँ जावेद अख्तर के आर्गुमेंट को वैलिड मानना मतलब खुद को एथिस्ट साबित करने जैसा है। दूसरा पॉइंट, आप जाइए वीडियो प्ले करिए और उसका कमेंट बॉक्स खोलकर देख लीजिए, उसमें आपको एक नहीं बल्कि कई सारे कमेंट ऐसे मिलेंगे जिनका कहना है कि वो मुफ्ती शमाइल के आर्गुमेंट से इतने मुतासिर हुए हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तीसरा पॉइंट, यहाँ दोनों जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल साहब की तारीफ बनती है, जो 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी पर डिबेट करते हैं और पूरी डिबेट में कहीं भी एक दूसरे के लिए नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी बात है। दोनों लोग अपने अपने राउंड को अच्छे से एंटरटेन करते हैं, कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। इसके अलावा ललन टॉप और खास करके सौरभ द्विवेदी इस डिबेट को मॉडरेट करते हैं। भाई क्या ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया गया है। जबकि आज के हालात अगर देखे जाए तो टीवी डिबेट के नाम पर हमारे नेशनल मीडिया पर क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही है, कैसे मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं। मुर्गे लड़ा रहे हैं, सही है सही है। ये नेशनल मीडिया का हाल है। जबकि इस डिबेट से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर आपके स्पीकर पढ़े लिखे हों, उन्हें बात करने का ढंग हो, तो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट पॉसिबल है और ऐसी डिबेट और भी होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ आए कि डिबेट होती कैसी है, उसके पैरामीटर क्या होते हैं। चौथा पॉइंट, इंडियन लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि मुसलमान जो मदरसे में पढ़ते हैं उनका एजुकेशन लेवल बहुत ही घटिया है, इन्हें इंग्लिश नहीं पता होती, ये यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन इस डिबेट में मुफ्ती शमाइल जिस तरह से अपने पॉइंट रख रहे थे और जिस तरह के वर्ड यूज कर रहे थे, उसने लोगों के माइंड से इस मिथ को निकाल दिया होगा कि मदरसे के बच्चों को कुछ नहीं आता, बल्कि उन्हें यह समझ आ गया होगा कि भैया इनसे डिबेट करना आसान नहीं है। पांचवा पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडियन मुस्लिम या कह सकते हैं इंडो एशियन मुस्लिम, इनके बीच फिरका एक बड़ी प्रॉब्लम है। मुसलमान के जितने फिरके हैं वो सब आपस में बोलियों की बौछार से एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। लेकिन इस डिबेट के बाद कोई भी हो, किसी भी फिरके का हो, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ दे तो सब के सब मुफ्ती शमाइल के फेवर में बात कर रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, उनके लॉजिकल पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है और ये मेरे पर्सपेक्टिव से तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी इस डिबेट पर आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा स्ट्रांग रहा, किसके पॉइंट ज्यादा लॉजिकल और स्ट्रांग रहे, वो आप कमेंट में बता दो, क्योंकि अब मैं
आपको ऐसी बातें बताने जा रहा जो आपको चौंकाने वाला है। बस आप मेरी एक एक बात को इमोशनली न सुनकर दिमाग का इस्तेमाल करना, ज्यादा समझ भी आएगा और मजा तो पूरा आएगा, इसकी गारंटी है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई, हमारे देश में मेसी की मूर्ति बना दी गई है। ये वाले मेसी नहीं बल्कि फुटबॉल के महान प्लेयर मेसी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। कोलकाता में मेसी की 70 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। इस महान कदम के बाद बेरोजगारी में भारी कमी देखी गई। महंगाई घर के दरवाजे से कोसों दूर भाग चुकी है। बच्चे पैदा होते ही सीधे किक मार रहे, मानो उसने सोच लिया हो कि बस अब फुटबॉलर ही बनना है। बस कमी है तो कुछ और मूर्तियों की, जैसे सचिन पाजी ताकि बच्चे टॉप क्लास के बैट्समैन बनने का सपना लेकर पैदा हो, रोहित शर्मा ताकि सिक्सर की भरमार आ जाए, बुमराह जिससे वर्ल्ड की बैटिंग ऑर्डर थर्रा जाए, मोहम्मद शमी, सिराज, सरफराज, इनकी मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चे इनके इंस्पिरेशन से पैदा होते हैं तो टैलेंट होने के बाद भी टीम में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कोच इनके टैलेंट को गंभीरता से लेता नहीं है और सिलेक्टर्स इनके नाम पर गंभीर होते नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ बीएनडी की मूर्तियां भी लगनी चाहिए, क्योंकि दलाल भी तो चाहिए, वरना इन कामों की तारीफ कौन करेगा। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा। ये हुई मूर्ति की मूर्त के फायदे, जो कि हकीकत नहीं है। अब सच पर आते हैं। भले ही हमने कोलकाता में मेसी की 70 फीट मूर्ति लगा दी हो, लेकिन सच तो यह है कि आज तक इंडियन टीम ने फीफा के लिए क्वालिफाई तक नहीं किया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि साल 1950 में क्वालिफाई किया था, लेकिन जूते नहीं होने की वजह से फीफा खेल नहीं पाए। तो भैया ये बस एक मिथ है। साल 1950 में इंडिया फीफा के लिए क्वालिफाई हुई थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उस टाइम एशिया ग्रुप में 4 टीमें थी, इंडिया, बर्मा जो अभी म्यांमार है, इसके अलावा इंडोनेशिया और फिलीपींस। ग्रुप की 3 टीमों ने फीफा से अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि मैच ब्राजील में था और उस टाइम फीफा का इतना हाइप भी नहीं हुआ करता था, पैसे ज्यादा लग रहे थे और इन देशों ने खर्च को देखते हुए ब्राजील तक जाना पड़ेगा, इस चक्कर में अपना नाम वापस ले लिया और अकेले बची इंडिया क्वालिफाई कर जाती है। हालांकि वो भी खेलने नहीं जाते हैं। ये हमारे फुटबॉल टीम की हकीकत है, जो आज तक फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन हम मेसी की मूर्ति लगा रहे हैं। पर्सनली मुझे तो यकीन है कि बच्चे अब बदमाश नहीं बल्कि फुटबॉलर पैदा होंगे। आखिर मूर्ति का कोई तो फायदा हो, कम से कम एक फीफा ट्रॉफी तो आ ही जाए। समझ रहे हो? ट्रॉफी तो बात की बात है, अब काम की बात सुनो। सवाल यह है कि मेसी इंडिया आए कैसे, इसके लिए कितने पैसे दिए गए और कौन है इतना पोस पानी वाला इंसान, इतना पहुंच वाला जो मेसी को इंडिया लेकर आ गया। सवाल तो मजेदार है, जवाब भी आपको जानना चाहिए। यह है सदात्रू दत्ता। यही भाई साहब मेसी को इंडिया लेकर आए हैं। इसके लिए इन्होंने ज्यादा नहीं बस 100 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसपे 89 करोड़ मेसी भाई साहब को दिए और 11 करोड़ सरकार को टैक्स पे कर दिया। मतलब सेलिब्रिटी को लाने के लिए 11% का एक अलग टैक्स स्लैब है भाई। 100 करोड़ रुपए लग गए। मतलब अगर आपके पास पैसा हो तो आप टैक्स पे करके रोनाल्डो को भी इंडिया ला सकते हो। और इस बेरोजगारी भरे इंडिया में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मैं लेकर आऊंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई, जो भी है बस आप ही सहारा हो, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ज्वाइन भी कर लो। बाकी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेसी भाई साहब पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो जाहिर सी बात है इनके लिए तो खर्च नहीं हुए हैं। वैसे भाई एटीट्यूड जबरदस्त है, आखिर सीएम साहब की धर्मपत्नी है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। अच्छा ये बताओ, इनकी पत्नी प्रधान है तो ये प्रधानपति हो गए, इनके पति मुख्यमंत्री हैं तो ये कौन हुई? कमेंट में जरूर बताना। एक और कांड हुआ। मेसी इंडिया भ्रमण करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जी उनसे मिलने के लिए स्टेडियम पहुंच जाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि सीएम मैडम मेसी से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। स्टेडियम में मौजूद जनता जैसे ही उन्हें देखती है, मेसी को इग्नोर करके AQI के नारे लगाने लगती है। दरअसल आपको तो पता ही है कि इन दिनों दिल्ली में पोल्यूशन का बुरा हाल है। दिल्ली की जनता साफ सुथरी हवा की आस लिए कार्बन मिक्स ऑक्सीजन का मजा ले रही है। हालात वाकई बुरे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली टॉप पर बनी हुई है। रिपोर्ट्स कहती है कि दिल्ली में रहकर सांस लेना मतलब दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। अब जाहिर सी बात है, इतनी सिगरेट पीना सेहत के लिए तो हानिकारक है ही। लोगों में ये जानने की चुल मची हुई कि आखिर ये दिल्ली में पोल्यूशन आता कहां से है। टाइम टू टाइम इसके अलग अलग जवाब भी मिले। केजरीवाल ने कहा गाड़ियों से आता है, तो उन्होंने सड़क से गाड़ियां कम करने के लिए ऑड इवेंट चला दिया। रेखा जी आई तो सबसे पहले इन्होंने पटाखे फोड़ने की खुशियां मनाई और फिर बड़ी गहन चिंतन के बाद पता चला कि ये पोल्यूशन दरअसल दिल्ली में जल रही तंदूर से आ रहा है। तंदूर समझते हैं ना, वेजिटेरियन के हिसाब से तंदूरी रोटी वाली जिसमें रोटी बनती है, और नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से इसमें तंदूरी चिकन टिक्का, बर्रा और कबाब बनाया जाता है। लेकिन सरकार ने पूरे दिल्ली में तंदूर को बैन कर दिया। हालांकि पोल्यूशन अभी भी बना हुआ है, बस तंदूरी आइटम में भारी कमी देखी गई। थोड़ी सी और गहरी रिसर्च करी गई। ऑड इवन, तंदूर, सारे स्टेप फेल होने के बाद और गहराई से सोचा तो पता चला भाई दिल्ली में प्रदूषण की वजह कुछ और ही है। कुछ भी कर लो वो खत्म नहीं होगा। और अगर आप दिल्ली में पोल्यूशन खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले अरावली पहाड़ियों को खत्म करना होगा। ये कहना है इन भाई साहब का। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। आजकल अरावली को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
सेव अरावली के नारे लगा रहे हैं। अब ये अरावली क्या है पहले इसे समझ लें, इसकी खासियत क्या है ये आप जान लें, क्योंकि बगैर इसे जाने आप इसकी अहमियत और सरकार की मंशा को समझ ही नहीं पाओगे। देखिए, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की एक पूरी श्रृंखला है। हिमालय बनने से पहले अरावली जमीन के ऊपर आ चुकी थी करीब 2 अरब साल पहले। ये लगभग 700 किलोमीटर रेंज में फैली हुई है, जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक आती है। इसमें बहुत सी अलग अलग ऊंचाई की छोटी बड़ी पहाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें राजस्थान में मौजूद अरावली का माउंट आबू करीब 1722 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूरी अरावली श्रृंखला थार रेगिस्तान को इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आने से रोकती है, जिसमें खास करके दिल्ली और हरियाणा जैसे रीजन रेगिस्तान न बन जाए और वहां की रेतीली धूल यहाँ न पहुंच पाए, इसमें अरावली एक शील्ड की तरह काम करता है। ये अरावली नॉर्थ इंडिया में ठंड और गर्मी का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। इस पूरे 700 किलोमीटर के अरावली में कई तरह की अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए अरावली किसी नेशनल पार्क से कम नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अरावली से बनास, साबरमती, लूनी जैसी कई नदियां भी निकलती है, जो कई इलाकों को पानी देती है, उन्हें सूखे से बचाती है। अब ये सब जानने के बाद इतना तो समझ आ सकता है कि अरावली हमारे देश की ऐसी धरोहर है जिसका होना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नेचर के लिए बेहद जरूरी है, इन्वायरमेंट में अच्छा योगदान देती है। ये वो बातें हैं जो आम पब्लिक अपनी नजर से देखती है और महसूस करती है, लेकिन कुछ लोग इसी अरावली को एक दूसरी नजर से भी देखते हैं, क्योंकि अरावली ऊपर से जितना खास है उससे कहीं ज्यादा अंदर से बेशकीमती है। मोटा माल कमाया जा सकता है। अरावली तांबा, सोना, लोहा, संगमरमर, जिप्सम जैसी कई कीमती चीजों से भरा हुआ है और हमारी गवर्नमेंट इस 700 किलोमीटर में फैले उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को काटकर वहां से कीमती चीजें निकालकर उसे समतल करके उसे डेवलप करना चाहती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना चाहती है, आपके लिए मॉल्स, पहाड़ियों के बीच हिल स्टेशन बनाना चाहती है। तो कुछ जलनखोर लोग एनवायरमेंट का क्या होगा, दिल्ली में गर्मी बढ़ जाएगी, दिल्ली हरियाणा जैसे इलाकों में रेतीली धूल उड़ने लगेगी, अरावली में मौजूद स्पीसीज का क्या होगा, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी, वहां से निकलने वाली नदियां जो कई इलाकों को पानी देती हैं वो सब सूख जाएंगी, जैसी फालतू बात को लेकर रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश अरावली अरावली कर रहा है, अरावली को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। उसे अरावली के आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जबकि इधर जनता अरावली की सोच में पड़ी, उधर सरकार ने रेलवे का टिकट महंगा कर दिया। बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चला। और सही भी है भाई, आपको चाहिए क्या पहले ये डिसाइड कर लो, अरावली चाहिए ट्रेन का टिकट महंगा हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट सब कुछ आपको दे दे, अरे भाई वो भी सरकार है, भले ही आपने उसे वोट दिया है या फिर नहीं दिया, लेकिन कुछ है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे। एक और चीज मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, आप याद करो अपनी वो शपथ, मतलब वो वोटिंग वाला दिन आपने किन मुद्दों पर वोट किया था। क्या आपके मुद्दों में एनवायरमेंट था? अगर हाँ तो भाई आप सवाल करो, लेकिन अगर नहीं था तो सवाल काहे कर रहे हो? आपने जिन मुद्दों पर वोट किया था वो काम तो हो रहा है ना, तो खुश रहिए। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। खैर ये बातें अपनी जगह, लेकिन अरावली को लेकर मेरा अपना नजरिया यही है कि अरावली हमारे देश की एक धरोहर है, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड है, कई इलाकों के लिए हरियाली की वजह है, वाइल्ड लाइफ के लिए एक परफेक्ट रीजन है। इसे तबाह ना किया जाए, इसे बचा कर रखा जाए। हर चीज से पैसा नहीं कमाया जाता, कुछ चीजें हमारी पहचान के लिए भी होती है, इसलिए बड़ी मेहरबानी होगी हमसे हमारी पहचान ना छीनी जाए। हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने सोनम वांगचुक का हाल देखा है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत सी चीजें सीखने और जानने को मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें, क्योंकि सहारा दुबई आप ही है, स्पॉन्सरशिप तो है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसे सोनम वांगचुक की बात करें ना, तो ऐसे ये चीजें देख के फिर दुख होता है कि भाई जो कुछ लोग हैं वो हिम्मत करके आवाज उठाते हैं। पूरी वीडियो जो है ना मुफ्ती साहब और जो डिबेट हुई थी जावेद साहब के बीच में, ठीक है, उसी बारे में होगी। लेकिन ये ओवरऑल जो हो रहा है ना, जो दिल्ली में और पूरे इंडिया में जो हो रहा है, ठीक है, और जो करवा रही है उसके बारे में है, ठीक है। जैसे कुछ तो मर्यादा रखिए। अब मेरे को लग रहा है यही है कि जिसके पास जितनी पावर है ना वो उस चीज का यूज कर रहा है, ठीक है। जितनी पुलिस के पास जो पावर है वो बिंदास उसका यूज कर रहे हैं, नेताओं के पास जो पावर है खुलेआम जो है बेशर्मी के साथ यूज कर रहे हैं, और जो बिजनेसमैन है उनके पास जो पावर है वो मतलब उनको ये नहीं है कि अब हमारा कोई हमारी धरोहर है या ये है या लोग क्या सोचेंगे। अब उनको पता चल चुका है, हमारा पर्दाफाश हो चुका है, ठीक है। लोगों को सब पता है हमारे बारे में, इतने सारे चैनल खुल चुके हैं। न्यूज चैनल जो है, टीवी जो है, टीवी मीडिया ही तो बंद हुआ है जो कि बिक चुका है, ठीक है। यूट्यूब पे सबको पता चल चुका है कि कौन किसकी तरफ और क्या है। तो अब किसी को किसी चीज की शर्म है ही नहीं, बस ये है कि कब तख्ता पलट होए और कुछ होए, नहीं तो उससे पहले तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब जो है अरावली बेच रही है, बेच दो, अब तो स्टे लग गया, टिकट महंगे करने हैं कर दो, जो करना है कर दो।
तो अब तो ये हो रहा है, ठीक है। और जावेद साहब ने एक बात कही थी कि अगर इंडिया अपनी टूरिज्म पे ध्यान दे तो टूरिज्म से ही इंडिया इतना अमीर हो सकता है कि इसको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे बाहर के देश हो गए, उनके पास एक दो चीज होती है फेमस और वो उन्हीं पे इतना कमा लेते हैं, जो आईफिल टावर हो गया। और लेकिन इंडिया के पास कितनी सारी चीजें हैं, ताजमहल से लेके, ताजमहल तो फिर भी फेमस है, ठीक है, अरावली को ही दिखा के कितना कमाया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अगर कमाई पे आए। लेकिन कीमत नहीं है ना, कि इन लोगों को चीज की कीमत नहीं है, बस बेको बेको ये है। और स्पोर्ट्स की बात करी, सिर्फ जो क्रिकेट है उसी में इतना फंड आता है, इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है कि अब और कोई किसी को देखता ही नहीं है ना। इसलिए जो स्पोर्ट्स को इतना जो है फेवरेट हो चुका है, सब लोग उसी में, सब जो विमल हो गए सब उसी में आती है, सब चीजों की होती है। और जो स्पोर्ट हो गया, फुटबॉल हो गया, वो तो कुछ है ही नहीं इंडिया में, कुछ स्कोप दिख ही नहीं रहा उस चीज का। तो फिर भी कुछ प्लेयर है जो बना रहे हैं, अपने खुद के पैसे लगा लगा के खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं। तो होप रखिए भाई। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक सब्सक्राइब, बाय।